हेलो प्यारे बच्चों, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज अपने इस वीडियो में आपको कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान पढ़ाऊंगा। जो बच्चे नोट्स तैयार नहीं कर पाते हैं और वो उनके अंदर ये भावना बनी रहती है कि हमको नोट्स कहीं पर मिल जाए, तो ऐसे बच्चों के लिए मैंने यह वीडियो खास तौर पर तैयार किया है बच्चों, जो आपकी आगामी आने वाली परीक्षा में आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। इस वीडियो में बच्चों मैं आपको अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, विस्तृत उत्तरी सभी प्रकार के प्रश्नों को बाई चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा और इससे जो बहुविकल्पी प्रश्न शेष रह जाएंगे वो उनको मैं आपको परीक्षा के समय रिवीजन करवा दूंगा, जिससे आपकी परीक्षा बहुत ही आसान हो जाएगी। तो बच्चों, मैं आपका अधिक समय न लेते हुए अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। तो आज बच्चों हम देखते हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में भूगोल के कुछ अति लघुत्तरी प्रश्न। तो बच्चों, भूगोल कक्षा 10 भूगोल का हमारा पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। तो देखते हैं बच्चों, हमारा अति लघुत्तरी जो प्रश्न है संसाधन एवं विकास, इसमें हम देखते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न में देखिए संसाधन की बात चल रही बच्चों, तो हम देखते हैं संसाधन से क्या अभिप्राय है या संसाधन किसे कहते हैं, या आप कह सकते हो कि संसाधन का क्या अर्थ है। तो देखिए बच्चों, इसके लिए मैंने प्रश्नोत्तर वाइज ये वीडियो आपके लिए बनाया है, जो कि बहुत ही उपयोगी है आपकी परीक्षा के लिए और याद करने में भी लाभकारी सिद्ध होगा और सरल लगेगा। तो देखिए संसाधन से क्या अभिप्राय है, तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी है तथा जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है वह संसाधन है। ठीक है, या आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हम आपको दो परिभाषाएं बताएंगे। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी है तथा जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है वह संसाधन है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, एक हम बहुत ही इजी परिभाषा इसकी संसाधन की बताए दे रहे हैं आपको। देखिए, आप कह सकते हैं इसको कि संसाधन यानी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, या कह सकते हैं आप अपने कार्य को सरल बनाने के लिए जिन संयंत्रों का निर्माण वह स्वयं करता है, वे सभी यंत्र जो होते हैं संसाधन कहलाते हैं। ठीक, एक बार पुनः सुन लेंगे इस डेफिनेशन को कि व्यक्ति अपने कार्यों के, मानव द्वारा अपने कार्य को सरल बनाने के लिए जिन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है वे सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। इसके अंतर्गत आप साइकिल, मोबाइल फ़ोन, ट्रैक्टर, जो भी वस्तु मनुष्य के द्वारा निर्मित की गई है और जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने कार्य को सरल बनाता है वो सब क्या है, संसाधन है। और संसाधन कितने प्रकार का होता है, संसाधन दो प्रकार का होता है, एक भौतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन। ठीक है, तो भौतिक संसाधन के अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित की गई वे संपूर्ण वस्तुएं आती हैं जिनका निर्माण मनुष्य के द्वारा स्वयं किया जाता है और वे निर्जीव होते हैं, अर्थात अपने कार्य को सरल बनाने के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग व्यक्ति करता है या निर्माण करता है वे सभी संसाधन कहलाते हैं। और जो मानवीय संसाधन होता है बच्चों, इसकी डिफिनेशन होती है कि मानव द्वारा किया गया श्रम ही मानवीय संसाधन कहलाता है या मानव पूंजी कहलाता है। यानी मानव द्वारा किया गया जो श्रम होता है वही मानव पूंजी या मानव संसाधन कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नवीकरण योग्य। अब देखिए, नवीकरण संसाधन क्या होता है। नवीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनको कह सकते हैं आप एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन तथा वन्य जीवन आदि। और अनवीकरण योग्य कौन से होते हैं, ठीक है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। ये सब अनवीकरण या अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। तो यहाँ पर देखिए, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक नवीकरण योग्य, नवीकरण जिनको नए रूप में तैयार किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा,
पवन ऊर्जा, जल, वन तथा वन जीवन आदि, और अनवीकरणीय योग्य जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। अब देखिए बच्चों, हमारा अगला प्रश्न होता है कि सतत पोषण विकास का से क्या अर्थ है, या सतत पोषण विकास से क्या तात्पर्य है, या इसका क्या अर्थ है। तो देखिए इसमें कहते हैं कि सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि पहुँचाए हो और वर्तमान विकास की, सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि पहुँचाए हो और वर्तमान विकास की जो प्रक्रिया, देखिए यहाँ पर आगे देखते हैं हम अगले पेज में, कि वर्तमान विकास की जो प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना कर सके। तो देखिए इसमें बच्चों दिया तो गया है, लेकिन ये डिफिनेशन बहुत ही आपको कठिन लगेगी। तो इसमें सतत का अर्थ होता है कि लगातार, यानी सतत जो आपका कह सकते हैं कि पोषण या विकास होता है वो आर्थिक विकास में सहायक होता है, यानी ऐसी सुविधाएं जो सरकार के द्वारा लोगों को निरंतर पहुंचाई जा सकें। ठीक है, ये सब सतत पोषण विकास से संबंधित होती हैं, और ऐसी प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता, जो ऐसी पीढ़ियां होती हैं वो भविष्य की जो आने वाली पीढ़ियां होती हैं उनकी आवश्यकता की अवहेलना नहीं कर सकती हैं। तो अब आगे बच्चों देखते हैं हम, हमारा अगला प्रश्न है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब तथा कहाँ आयोजित किया गया था। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब तथा कहाँ आयोजित किया गया था। देखिए बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। तो देखिए जो रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन है वो जून 1992 ईस्वी में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संपादित या आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में 1992 ईस्वी के जून महीने में संपादित किया गया था या आयोजित किया गया था। अब देखते हैं बच्चों हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्राकृतिक संसाधन के रूप में भूमि का क्या महत्व है। प्राकृतिक संसाधन के रूप में भूमि का क्या महत्व है। तो इसमें देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, विभिन्न आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आश्रित हैं, इसलिए भूमि एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन के रूप में भूमि का क्या महत्व है। तो प्राकृतिक संसाधन के रूप में भूमि का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, विभिन्न आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आश्रित होती हैं, इसलिए भूमि एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। अब देखते हैं बच्चों हमारा अगला प्रश्न क्या बनता है। हमारा अगला प्रश्न है भारत में भूमि निम्नीकरण का प्रतिशत क्या है। भारत में भूमि निम्नीकरण का प्रतिशत क्या है। तो भारत में 28% भूमि निम्नीकरण वनों के अंतर्गत आती है। भारत में कितनी भूमि निम्नीकरण या वनों के निम्नीकरण के अंतर्गत आती है। तो 28% भूमि निम्नीकरण वनों के अंतर्गत आती है, तथा 56% जो क्षेत्र है जल अपर्दित है, शेष क्षेत्र लवड़ी तथा क्षारीय है। ठीक है, तो भारत में जो निम्नीकरण यानी वनों के अंतर्गत आने वाली भूमि वो 28% तथा जल अपर्दित क्षेत्र 56% और शेष जो लवड़ी और जो शेष भूमि बचती है वो लवड़ी और क्षारीय है। आगे देखते हैं भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो भारत में मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। नंबर 1 जलोढ़ मिट्टी, दूसरी काली या रेंगुर मिट्टी, तीसरी लाल और पीली मिट्टी, चौथी है लैटेराइट मिट्टी, पांचवी है पर्वतीय या वन मृदा और छठी है मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, पुनः देख लेते हैं भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो भारत में 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। नंबर 1 जलोढ़ मिट्टी, नंबर 2 काली या रेंगुर मिट्टी, नंबर 3 है लाल और पीली मिट्टी, नंबर 4 है लैटेराइट मिट्टी, नंबर 5 है पर्वतीय या वन मृदा और छठी है मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है बच्चों, अब हमारा अगला प्रश्न देखते हैं मृदा अपरदन किसे कहते हैं। ठीक है, तो मिट्टी के कटाव, देखिए मृदा अपरदन किसे कहते हैं। तो इसमें देखते हैं बच्चों मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को ही मृदा अपरदन कहा जाता है। ठीक है,
तो देखिए जब वर्षा ऋतु आती है तो मिट्टी का कटाव हो जाता है, यानी जहाँ से जल प्रवाहित होता है तीव्र गति से वहाँ पर मिट्टी का कटाव हो जाता है और उसके बहाव की प्रक्रिया को ही, मिट्टी जो कट कट के बह जाती है तो उसी बहाव की प्रक्रिया को ही हम मृदा अपरदन कहते हैं। समझ गए? तो बच्चों अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लौह अयस्क किस प्रकार के संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार के संसाधन है? तो अनवीकरण योग्य संसाधन है। ठीक है, लौह अयस्क जो हमारे होते हैं वो अनवीकरण योग्य संसाधन है। फिर देखते हैं बच्चों हमारा अगला प्रश्न कौन सा बनता है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? यानी पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो देखते हैं, अधिक सिंचाई पंजाब में भूमि निम्नीकरण का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, अधिक सिंचाई पंजाब में भूमि निम्नीकरण का एक प्रमुख साधन है। ठीक है बच्चों, हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के 4 उपाय बताइए। देखिए एक बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, मृदा अपरदन को रोकने के 4 उपाय बताइए। तो मृदा अपरदन को रोकने के 4 उपाय निम्नलिखित है। नंबर 1, वृक्षारोपण करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। दूसरा, अत्यधिक पशु चराई को नियंत्रित करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। खेतों की मेड़बंदी यानी ऊंची ऊंची मेड़ें बना करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। फिर ढालों पर सीढ़ीदार खेती करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ठीक है, तो मृदा अपरदन को रोकने के 4 उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वृक्षारोपण करके। दूसरा है अत्यधिक पशु चराई को नियंत्रित करके। तीसरा है खेतों की मेड़ें ऊंची करके। और चौथा है ढालों पर सीढ़ीदार खेती करके। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, चादर अपरदन किसे कहते हैं? चादर अपरदन किसे कहते हैं? तो देखिए इसका उत्तर है कि जब जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है तो ऊपरी मृदा धुलकर जल के साथ बह जाती है, जिसे चादर अपरदन कहते हैं। ठीक है, जब जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए, यानी जब जल होता है वो एक बड़े क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता हुआ आता है तो जो मृदा की ऊपरी परत होती है वो मिट्टी के बहाव के कारण धुलकर जल के साथ बह जाती है, तो उसी परत को ही चादर अपरदन कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों हमारा अगला प्रश्न, बांगर और खादर मृदा में क्या अंतर है? बांगर और खादर मृदा, मिट्टी कितने प्रकार की होती है? तो मिट्टी 2 प्रकार की, एक बांगर और खादर। ठीक है, तो देखिए बांगर और खादर में क्या अंतर है? तो नंबर 1 है, प्राचीन जलोढ़ मृदा को बांगर और नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। ठीक है, जो हमारी प्राचीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम बांगर कहते हैं और जो हमारी नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम खादर कहते हैं। अब देखिए दूसरा अंतर क्या है कि बांगर की तुलना में खादर मृदा अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, जो बांगर मृदा होती है उसकी उपजाऊ क्षमता कम होती है और जो हमारी खादर मृदा होती है उसकी उपजाऊ क्षमता बहुत अधिक होती है। ठीक है, अब बच्चों हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं, पृथ्वी सम्मेलन 1992 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए इसमें देखते हैं, ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में जून 1992 ईस्वी में 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में भाग लिया। देखिए प्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था उसमें 100 से अधिक देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में भाग लिया था और यह सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में 19 जून महीने में 1992 ईस्वी में हुआ था। इसका आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। ठीक है, यानी इस सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए ही किया गया था। ठीक है बच्चों, तो अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस प्रश्न का कुछ शेष भाग और भी है। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता
के एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया जिसमें भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई गई कि 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए यहाँ पर एक बात आई कि एजेंडा 21, तो अब अगले हम अपने प्रश्न में देखते हैं कि एजेंडा 21 किसे कहते हैं। तो एजेंडा 21 क्या है? तो एजेंडा 21 एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं तथा सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी व रोगों से निपटना है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। ठीक, तो अब बच्चों देखिए हमारा लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि संसाधन एवं विकास पाठ का अतिलघुत्तरी है। आवर कॉमन फ्यूचर यानी हमारा भविष्य रिपोर्ट को किस आयोग ने जारी किया? हमारा साझा भविष्य है। देखिए आवर कॉमन फ्यूचर यानी हमारा साझा भविष्य रिपोर्ट को किस आयोग ने जारी किया? तो 1987 ईस्वी में वुंडरलैंड आयोग ने आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट को जारी किया था। ठीक है, तो बच्चों इस पाठ के जो अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं हम उन प्रश्नों को यहीं विराम देते हैं और इसके अगले वीडियो में हम आपको लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको चैप्टर से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के प्रश्नोत्तर आसानी से मिल सकें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।